अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आज आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस आपके सामने नज़र आ रहा है। पेपर 2019 का है, रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बीकॉम पार्ट 2 का पेपर है ये, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है एडवांस अकाउंटिंग पेपर 2019, रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। क्वेश्चन नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी हम तरतीबवार क्वेश्चन हल करते हैं। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन वो सवाल है जो हर साल लाजमी आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, पहला सवाल भी होता है, चौथा, पाँचवा, छठा, लेकिन हर साल आता है एब्जॉर्प्शन। लिहाजा आप लोगों को एब्जॉर्प्शन अगर इम्तहान पास करना है तो एब्जॉर्प्शन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, और ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बआसानी हल हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, दो कंपनियां होती हैं, ऑलरेडी एक ही जैसा बिजनेस कर रही होती हैं, एक ही इलाका होता है, उस इलाके में दो कंपनी सेम कारोबार कर रही होती हैं, लेकिन एक कंपनी बहुत अच्छा कारोबार कर रही होती है, बहुत ज़्यादा नफ़ा कमा रही होती है, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है। दूसरी कंपनी जो होती है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती, ना ज़्यादा नफ़ा कमा रही, बल्कि लॉसेस में चल रही होती है, या अगर लॉसेस में नहीं चल रही तो नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब करीब ही चल रही होती है, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से कंपटीशन एक ही इलाके में सेम कारोबार में कंपटीशन की वजह से वो कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर पा रही होती। ऐसी सूरत में जो अच्छी पोजीशन में कंपनी होती है, जिसके बाद अच्छा पैसा होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है कारोबार की, वो दूसरी कंपनी अपने कारोबार को एक्सटेंड करने के लिए अपनी जैसी दूसरी कंपनी जो वीक पोजीशन में चल रही होती है उसको परचेज़ कर लेती है, और उनके शेयर होल्डरों एक एग्रीमेंट का बनता है उनके दरमियान में, उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है उनके शेयर होल्डरों को जो है कंसिडरेशन, परचेज़ कंसिडरेशन, यानी वो जितने अमाउंट की परचेज़ करती है उतना अमाउंट उनको दे दिया जाता है। अब वो अमाउंट कैश में भी हो सकता है और शेयर्स में भी हो सकता है, यानी कुछ, या ऐसा भी हो सकता है कुछ पैसा कैश में दे दो और कुछ पैसा अपनी कंपनी के शेयर दे दो, इस तरह परचेज़ कंसिडरेशन बनता है उनका। तो हम जो कंपनी बिक जाती है तो हमें, जो हम स्टूडेंट होते हैं, हमसे सवाल में कहा जाता है कि आप बिकने वाली कंपनी के तमाम अकाउंट्स को क्लोज़ करें, यानी उसमें हम तमाम क्लोजिंग एंट्री बना के ज़ीरो बैलेंस कर देते हैं, और जो जिस कंपनी ख़रीद लेती है उस कंपनी में दो एंट्रियां बन जाती हैं, एक परचेज़ करने के जो असेट उसके बाद आते हैं और दूसरा पेमेंट करने की एंट्री बन जाती है। यही काम हमें करना पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है कैलकुलेशन करने का, परचेज़ कंसिडरेशन मालूम करना आना चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि मशीन हमारी जो कंपनी है बिकी कितने की है, कितना पैसा मिला है बेचने के एवज़, हमें कितना पैसा मिल रहा है, जो पैसा हमें बेचने के एवज़ मिलता है वो शेयर से मिले, बॉन्ड में मिले और कैश में मिले, या तीनों चीज़ों में मिले, थोड़ा कैश, थोड़े बॉन्ड, थोड़ा शेयर्स, या खाली शेयर्स ही दे दें, या कुछ शेयर्स, ये जो भी तरीक़ाकार मोड ऑफ पेमेंट होता है तय होगा। जो कुछ मिलेगा वो कितनी मालियत का मिला है, जितनी मालियत आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसको बोलते हैं परचेज़ कंसिडरेशन। हमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में रिक्वायरमेंट करें ना करें, परचेज़ कंसिडरेशन का पता होना चाहिए। जब तक हमें पास परचेज़ कंसिडरेशन नहीं होगा हम कंपनी को क्लोज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के अंदर यही होता है कि एक कंपनी बंद हो रही होती है और वो कंपनी दूसरे कारोबार में जम हो रही होती है। ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग कंपनी और एब्जॉर्ब कंपनी। एब्जॉर्बिंग कंपनी वो होती है जो परचेजिंग कंपनी होती है, एब्जॉर्ब कंपनी वो होती है जो बिक रही होती है, जो बंद हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, बता दिया। अब मैं इसको सवाल पढ़ता हूँ, आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है 2019 के अंदर, रेगुलर स्टूडेंट ने ये इम्तहान दिया था, आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 था, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ऑब्जर्वेशन होता है क्या है। लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुने क्वेश्चन को और देख भी रहे होंगे साथ साथ। मैं आपके सामने ना क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर आपके पास है तो क्वेश्चंस आप खोल लें। 2019 का है, रेगुलर स्टूडेंट ये था, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट ने दिया था पेपर ये। अब आजकल जो है एडीसी वाले भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडीसी पार्ट 2 वाले, बीकॉम पार्ट 2 वाले जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ रहे हैं, सबके लिए है ये। एमबीए में भी पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, मुख्तलिफ जगह पढ़ रहे हैं, जो है कहीं भी एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से होगी। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हर आदमी के लिए बेहतर है कि प्रैक्टिस करने के लिए समझें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद, शेयर होल्डर मंजूरी कब देते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है कंपनियों के अंदर, उसमें तमाम शेयर होल्डर को बुलाया जाता है और उनके सामने प्रपोजल रखा जाता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी नहीं चल रही, दूसरी कंपनी से हमें इतने पैसों की ऑफ़र आई है, अगर आप अप्रूव कर लें
इस ऑफ़र को तो हम इसको सेल कर देते हैं और जो है आप जो शेयर होल्डर हैं इतने मालियत के उस कंपनी में शेयर होल्डर आप शेयर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ मालिक बन सकते हैं। ठीक है, अगर शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं तो एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन हो या अमलगमेशन हो या रिकन्स्ट्रक्शन हो, सब जनरल मीटिंग होती है कंपनी के अंदर, उसी के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, और जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे करने के बाद, शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद और तमाम कानूनी तकाजे जो एब्जॉर्प्शन किसी कंपनी को जो है एब्जॉर्ब करने में आते हैं उसको पूरे करने के बाद, फुल स्टॉप कॉमा, बदर लिमिटेड, ये जो बदर लिमिटेड एब्जॉर्ब, यानी बदर लिमिटेड कंपनी अच्छी पोजीशन में है और ये परचेजर कंपनी है, ये खरीद रही है, एब्जॉर्ब करती है, अपने में जम कर लेती है किसको, यास्मीन लिमिटेड। जो ख़राब कंपनी है जो बिक रही है वो यास्मीन लिमिटेड है, जिसका डेटा हमें दिया जाएगा भी वो यास्मीन लिमिटेड का होगा। यास्मीन लिमिटेड अंडर दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, मुआहदे के अंदर जो शराइत तय हुई हैं उसके मुताबिक, 1 2 ये शराइतें हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं। पहली शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है कि टर्म एंड कंडीशन, यानी बदल लिमिटेड कंपनी ले रही है ना ये यास्मीन लिमिटेड को, तो बदल लिमिटेड कहती है कि ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। कह रहे हैं कि यास्मीन लिमिटेड में जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो जो उसकी बुक वैल्यू हैं, यानी जिस जिस कॉस्ट पे वो लिखे हुए हैं इस वक्त मौजूद हैं, हम तम के उसी कॉस्ट के ऊपर ले लेते हैं, कोई नई वैल्यू नहीं लगाएंगे, जो जो उसकी वैल्यू उसी पे ले लेते हैं। ठीक है, असेट्स इन्होंने ले लिए यास्मीन लिमिटेड कंपनी के, बदल लिमिटेड ने, उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू होती है जिस पर उनकी बैलेंस शीट में शो की जाती है, बैलेंस शीट में जो जो रकम जैसे शो की गई थी उसी वैल्यू के ऊपर ले ली गई है। ठीक, जब ऑल असेट्स बोल दिए तो इसमें कैश भी इंक्लूड होगा, सही है। नंबर दूसरी टर्म एंड कंडीशन, बदर कंपनी लिमिटेड यानी परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है, इशूड बदल में, अब जब कंपनी खरीद ली उसके बदल में क्या दे रही है बदर कंपनी यास्मीन लिमिटेड को, क्या दे रही है, इशूड किए हैं उन्होंने इट्स 3 ऑर्डिनरी शेयर, अपनी कंपनी के यानी बदर लिमिटेड कंपनी के 3 ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हैं 10 रुपये वाले, जिसकी पार वैल्यू 10 रुपये है, यानी असल वैल्यू शेयर की 10 रुपये है। किसको दिए हैं उन्होंने, यास्मीन लिमिटेड को दिए, लेकिन यास्मीन लिमिटेड को किस तरह दिए, फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ यास्मीन लिमिटेड। कह रहे हैं कि यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास 4 शेयर्स हों, जो 4 शेयर्स हैं जिनके पास, उनको 4 शेयर के बदल में हम अपनी कंपनी में 3 शेयर देंगे, यानी 3/4 3 शेयर्स आपको मिलेंगे 4 शेयर के बदल में। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ बदर कंपनी शेयर इज़ ₹12 ईच। इस वक्त मार्केट बदर कंपनी की असल शेयर की कीमत तो 10 रुपये है, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो शेयर की कीमत चल रही है इस वक्त 12 रुपये चल रही है, तो हम मार्केट प्राइस से ही जो है उनको शेयर देंगे, लेकिन अलाट तो हम 10 रुपये से करेंगे, मालिक 10 रुपये बनाएंगे, लेकिन उनको बेचेंगे, अपने शेयर जो कंपनी देंगे 12 रुपये के हिसाब से देंगे। ठीक है, 12 के हिसाब से देंगे तो कम शेयर मिलेंगे, 10 के हिसाब से देंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, बस ये फ़र्क होता है। यानी 2 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रही है एज ए प्रीमियम के तौर पर, उनको मालिक बनाएगी 10 रुपये का, उनसे ले रही है 12 रुपये, इसको मार्केट प्राइस शेयर बोलते हैं, जिसको शेयर प्रीमियम 2 रुपये का मिल रहा है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो अभी सवाल समझा रहा हूँ मैं, सवाल समझना भी एक फ़न होता है। फॉलोइंग आर दी असेट्स एंड इक्विटीज़ ऑफ यास्मीन लिमिटेड एज ऑन December 31, 2018, क्योंकि ये डिसीजन 31 दिसंबर 2018 को हुआ है और इसमें आपको सामने रखी गई है, ये बैलेंस शीट है यास्मीन लिमिटेड कंपनी की। कौन सी कंपनी जो आपकी बिक रही है, जो कंपनी बंद हो रही है वो यास्मीन लिमिटेड है, उसकी ये बैलेंस शीट है। इक्विटीज यानी ऑनरशिप और लाइबिलिटीज़ का पोर्शन ये दे दिया, इसके अंदर दे दिया कि शेयर कैपिटल कितना है, अकाउंट पेबल कितना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी इक्विटीज़ के अंदर। और दूसरी असेट्स है, ये सारी चीज़ें असेट्स के अंदर आ जाएंगी, क्या ऐसे लगी जिसको वो खरीद रही है सारी सारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने पढ़ देता हूँ। इक्विटीज़ में क्या है, अकाउंट पेबल ₹60,000 का है, दूसरा है नोट्स पेबल ₹40,000 का है, ये दोनों तो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई हैं। अकाउंट पेबल 60,000 का और नोट्स पेबल 40,000 करंट लाइबिलिटीज़ है ये, यानी करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। दूसरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ₹40,000 का, जो आपके पास फिक्स असेट्स हैं वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन यानी घिसाई हो चुकी है, ₹40,000 के यूज़ हो चुके हैं, घिस चुके हैं ये। इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स
20,000 का। जो आपका रिसीवेबल है, जो असेट में अकाउंट रिसीवेबल है, उस अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 रुपये तक के मिलने के चांस नहीं है, डूब जाने के इम्कान हैं ये। तो 20,000 रुपये का अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, इसको कंपनी का 10 रुपये के हिसाब से कितना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, 8,60,000 का। यानी अगर 10 से तकसीम कर दो 8,60,000 को, तो हमारे पास 86,000 शेयर होल्डरों के पास हैं। और वो जो है जिसको 10 से ज़रब दो 8,60,000 बनते हैं। 86,000 शेयर को 10 से ज़रब दो तो 8,60,000 में बनते हैं। ठीक है, इस तरह ये सारे टोटल कर लिए। अकाउंट पेबल 60,000 का, नोट्स पेबल 40,000 रुपये का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 का, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 8,60,000 का। तो ये टोटल आ गया 10,20,000 रुपये। ये इक्विटी साइड का टोटल आ गया। इतना ही टोटल असेट्स का भी होना चाहिए। अब असेट भी देख लेंगे। असेट साइड में कैश पड़ा हुआ है यास्मीन लिमिटेड के पास 80,000 रुपये का। सप्लाईज पड़ी हुई है 10,000 रुपये की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000 रुपये की पड़ी हुई है। अकाउंट्स रिसीवेबल 1,20,000 रुपये का है। बिल्डिंग रुपीज़ 5,80,000 रुपये की पड़ी है। और लैंड पड़ी है 1,20,000 रुपये की। टोटल इनका भी सबको जमा कर लिया 10,20,000 रुपये की। ये बैलेंस शीट आ गई है। असेट्स भी आ गई हैं और इक्विटीज़ के अंदर दो चीज़ें, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ये असेट्स हैं। ये पूरी आपकी बैलेंस शीट मौजूद है, दोनों टैली हैं। 10,20,000 10,20,000 टोटल कर लें। रिक्वायर्ड में आपसे कहा गया है रिक्वायर्ड में कह रहे हैं आपसे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यास्मीन लिमिटेड की बुक में जनरल एंट्री बात करनी है और बदल लिमिटेड की है। यास्मीन लिमिटेड को तो हम बेच दिया, क्लोज कर देंगे, कोई अकाउंट छोड़ेंगे नहीं, सबको जीरो बैलेंस कर देंगे। बदल लिमिटेड कंपनी में दो एंट्रियाँ पास हो जाएंगी। एक असेट्स परचेज करने की आएगी, उसके बाद दूसरी पेमेंट करने की एंट्री होगी। जो कंपनी परचेज करी वहाँ दो होती हैं और यहाँ पे ज़्यादा एंट्री होती है, क्योंकि हर चीज़ को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने का उसूल यही है कि कोई चीज़ अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, कोई चीज़ क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। ये तरीकाकार होता है क्लोज का। तो स्टूडेंट, ये मैंने सवाल पढ़ के सुना दिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। जब तक आपका सवाल नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन समझ नहीं पाएंगे। तो आप सवाल को या तो नोट कर लें पहले अच्छी तरीके से, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें, या अगर है पेपर तो पेपर खोल के और फिर सॉल्यूशन को देखें। चलें सॉल्यूशन की तरफ। चलें स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलना है इसका, जो मैंने अभी आपको सामने पढ़ के सुनाया है सवाल। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले जो है जिस कंपनी को आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं क्लोज कंपनी, उसका नाम लिख लिया करो ऊपर है। तो हम करने जा रहे हैं कौन सी कंपनी का, यास्मीन लिमिटेड को क्लोज करेंगे। इसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बदल लिमिटेड खरीदने वाली कंपनी परचेजर है और सेल जो हो रही है कंपनी वो यास्मीन लिमिटेड। तो हमारे पास जो काम हमने करना अभी, यास्मीन लिमिटेड बिक रही है कंपनी, ये बिकने वाली कंपनी यास्मीन लिमिटेड, इसको हम क्लोज करेंगे, इसके तमाम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। ये बिक रही है और बदल लिमिटेड कंपनी जो है वो ख़रीद रही है। पहले हम बुक मेंटेन करेंगे सारी जो है यास्मीन लिमिटेड की, ज़ीरो बैलेंस कर देंगे इसके फाइनल करने के बाद, फिर बदल लिमिटेड कंपनी में जाएंगे दूसरी एंट्री। इसमें थोड़ा कंपटीशन है और जनरल एंट्री बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सब कुछ आपको पढ़ गया। पहली बुक हमारी कौन सी है, यास्मीन लिमिटेड। यास्मीन लिमिटेड कंपनी नंबर 1 में इन्होंने कहा यास्मीन लिमिटेड, और बी में कहा है, ए में यास्मीन लिमिटेड का है रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट में बी में कहा है बदल लिमिटेड। दोनों के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है। कोई भी जनरल एंट्री जब पास करते हैं तो अगर कंपटीशन की ज़रूरत होती है, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन से मुतालिक बात होती है, तो हमको कंपटीशन शो करना होता है, वरना हमारी जनरल एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता एग्जामिनर। विदाउट कंपटीशन के, विदाउट कैलकुलेशन के नहीं एक्सेप्ट की जाती। वो हमें करना ज़रूरी होता है और उसको भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कंपटीशन को। आप जो है मेरे इस लेक्चर को समझें। इंशाल्लाह अगर आप समझ के बार बार रिपीट करेंगे तो आप सवाल हल कर सकेंगे। इतना मुश्किल सवाल नहीं है एब्जॉर्प्शन, चंद एंट्रियाँ हैं, रट भी सकते हैं आप चाहें तो इसको, एक दो। चले सबसे पहले देखें, जब भी आप सवाल करने जाएंगे, सवाल को पढ़ के ये देखें, कंपनी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब के बदले में यानी जो बिक रही है कंपनी, उसके बदले में उसको कितना पैसा मिल रहा है। जो कंपनी ख़रीद रही है वो कंपनी इसको कितना पैसा दे रही है, वो ये सारी बात सवाल में लिखी होगी। जब तक हमें वो नहीं पता चलेगा हमारी कंपनी कितने पैसों के एवज़ में बिक रही है, जितने पैसों के एवज़ में बिक रही है उसी को तो हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब वो हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट उसकी दें या ना दें,
सवाल में परचेज कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट दे या नहीं दे, आपने कैलकुलेट ज़रूर करना है। हाँ, अलग बात है अगर उन्हें सवाल में बता दिया कि परचेज कंसिडरेशन इतना है तो फिर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, फिर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अगर सवाल में परचेज कंसिडरेशन ना हो लेकिन एग्रीमेंट में बता दिया गया हो तरीका कि इस तरीके से ये चीज़ें मिलेंगी, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। विदाउट परचेज कंसिडरेशन मालूम किए बगैर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो सवाल में मालूम ज़रूर करना है, ये मेरी बात याद रख लें। ठीक है, अब मैं मालूम करता हूँ। सवाल के अंदर आपको बताया है परचेज कंसिडरेशन में उन्होंने कहा है कि यास्मीन लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर 4 शेयर रखते हैं, हम 4 के बदले में अपनी कंपनी में कितने शेयर देंगे उनको, 3 शेयर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने शेयर मिलेंगे हमें, और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का उस कंपनी में मालिक बनेंगे। लेकिन वो कैलकुलेट किस तरह करेंगे, 12 रुपये के हिसाब से मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने बताया था 12 रुपये इस वक्त मार्केट में चल रही है, तो मार्केट के हिसाब से 12 रुपये से करेंगे, 2 रुपये मुनाफा कमाएंगे, उस मुनाफे को बोलते हैं प्रीमियम। यास्मीन लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो मालिक तो बनेंगे 10 रुपये पार वैल्यू से ही, लेकिन शेयर की कैलकुलेशन 12 रुपये से होगी, 2 रुपये वो कंपनी मुनाफा ले रही है बदल लिमिटेड इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी। चलें कैलकुलेशन तब से कंप्यूटेशन सबसे पहले हम मालूम कर लें जो है कंपनी में नंबर यास्मीन लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कितने शेयर हैं, शेयर्स ऑफ यास्मीन लिमिटेड। अब कैसे करेंगे, आप इक्विटी साइड में जाएंगे, या शेयर कैपिटल देखेंगे कितने का शेयर कैपिटल है। बताया है शेयर कैपिटल 8,60,000 का है, जबकि एक शेयर की कीमत आई है पार वैल्यू माने असल कीमत, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको पार वैल्यू को। शेयर की असल कीमत कितनी, 10 रुपये। अगर हम 10 रुपये तकसीम कर दें तो अगर नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ये 8,60,000 रुपये ना, अगर इसको 10 रुपये तकसीम कर दें तो 86,000 शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, आप करके देख लें। 8,60,000 लिखें कंप्यूटर पे, तकसीम का निशान दबाएं डिवीजन का, और फिर 10 लिखें और फिर इक्वल टू करें तो आपको एक सिफर कम हो जाएगा, यहाँ से 8,86,000 आ जाएंगे शेयर्स। देखें ₹8,60,000 क्या है, ये शेयर कैपिटल है, सवाल में दिया शेयर कैपिटल है। ठीक है, सवाल में दिया गया ये सारी चीज़ें। और पर शेयर कितने का है, पर शेयर या इसको पार वैल्यू बोलते हैं, पार वैल्यू असल शेयर की कीमत ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर की कितनी कीमत है, 10 रुपये होगी। अब हम नंबर ऑफ शेयर मालूम करने जा रहे हैं, कितने हैं इनके नंबर ऑफ शेयर। 8, ये इस तरह मालूम होंगे। अमाउंट लिखेंगे शेयर का, शेयर कैपिटल कितना है, 8,60,000 का है, ये रुपीज़ के अंदर है अमाउंट। इसको तकसीम कर देंगे 10 रुपये से, एक शेयर की कीमत कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। लेकिन 10 रुपये से तकसीम नहीं करेंगे, 10 रुपये तो अलर्ट करेगा, लेकिन वो उसने सवाल में 12 रुपये दिए। बदर लिमिटेड के शेयर की कीमत इस वक्त मार्केट में कितनी है, बदर लिमिटेड शेयर मार्केट प्राइस ₹12 ईच, और पार वैल्यू 10 रुपये की है। पार वैल्यू बदल लिमिटेड कितनी है, ₹10। बदल लिमिटेड कंपनी जो खरीद रही है उसके एक शेयर की कीमत 10 रुपये, लेकिन इस वक्त मार्केट में 12 रुपये चल रही है। तो हम नंबर ऑफ शेयर बदल लिमिटेड कंपनी जो है खरीद रही है, तो इसकी मार्केट वैल्यू से मालूम करेंगे, तकसीम करेंगे हम कितने, नहीं अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ इसके मालूम कर रहे हैं, यास्मीन लिमिटेड के मालूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। यास्मीन लिमिटेड का शेयर कैपिटल 8,60,000 का, एक शेयर की कीमत यास्मीन लिमिटेड की 10 रुपये, तो 10 से तकसीम कर देंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं वो 86,000 आ रहे हैं, 86,000 शेयर्स। ठीक है, इस वक्त यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों के पास
86,000 शेयर्स हैं। अब ये 86,000 शेयरों को वो इस तरीके से ले रहा है बदल लिमिटेड के 4 शेयर के बदल में 3 शेयर दे रहा है अपनी बदल लिमिटेड में। यास्मीन लिमिटेड के जो 86,000 शेयर हैं इनको इस तरह दे रहा है बदल लिमिटेड पेमेंट कि आपके 4 शेयर हम लेंगे और उसके बदल में हम आपको 3 शेयर दे देंगे। आप देखते हैं ये 4 और 3 से नंबर ऑफ शेयर कितने बन रहे हैं। बदर लिमिटेड विल गिव 3 shares in his company against the 4 shares of यास्मीन लिमिटेड। अब हम इस फार्मूले से 3 और 4 के फार्मूले से नंबर ऑफ शेयर मालूम कर लेते हैं कितने शेयर्स बदल लिमिटेड में मिलेंगे यास्मीन लिमिटेड को। चलो 86,000 शेयर्स लिखेंगे, कितने शेयर मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इन बदल लिमिटेड में कितने होंगे, 86,000। यास्मीन लिमिटेड के पास इस वक्त 86,000 शेयर हैं, ठीक है। और बदल लिमिटेड में बदल लिमिटेड में कितने शेयर दे रहा है, बदल लिमिटेड 3 शेयर दे रहा है। किसके बदल में दे रहा है, यास्मीन लिमिटेड के जो 86,000 शेयर हैं 4 के बदल में। 4 शेयर छोड़ेंगे 3 शेयर लेंगे, यहाँ से 4 शेयर छोड़ेंगे 3 शेयर लेंगे, तो कितने शेयर मिल जाएंगे बदल लिमिटेड में यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों को। ये हम कैलकुलेटर में करते हैं आपके सामने, ठीक है। 86,000 यास्मीन लिमिटेड के पास शेयर्स हैं, बदल लिमिटेड इसके बदल में कितने शेयर दे रही है, ज़रा 3 शेयर दे रही है। और कितने शेयर छोड़ना पड़ रहा है इनको, 4 शेयर छोड़ना पड़ रहा है, 4। तो कितने शेयर मिलेंगे इनको, 64,500 शेयर मिलेंगे, 64,500 शेयर्स मिलेंगे बदल लिमिटेड में। यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों को कितने शेयर मिलेंगे, 64,500 शेयर्स, ठीक है। अब 64,500 शेयर्स जो इनको मिलेंगे उसका अमाउंट कितना बनेगा वो हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ मालूम करते हैं अमाउंट परचेज कंसिडरेशन कंप्यूटेशन। अब मालूम करेंगे परचेज कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, यानी जो आप अपनी यास्मीन लिमिटेड बेच रहे हो उसके बदल में कितने पैसे मिलना है। कंसिडरेशन माने बदल, ये अपने 64,500 शेयर आपको यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों को मिलना है। 64,500 शेयर दे रही है बदल लिमिटेड, और एक शेयर कितने का दे रही है, 12 रुपये मार्केट वैल्यू के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से शेयर दे रही है। अलाट करेगी शेयर 10 रुपये असल कीमत के हिसाब से, 2 रुपये प्रीमियम कमाएगी। तो अब ये हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 64,000 जोड़ लेते हैं, 64,500 शेयर्स मिलना है यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों को बदल लिमिटेड में। और बदल लिमिटेड किस हिसाब से इनको कैलकुलेट कर रही है, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ज़रा 12 रुपये के हिसाब से। तो इनके पास बन गए 7,74,000 रुपये। तो परचेज कंसिडरेशन 7,74,000 रुपये, ये आपका जो अमाउंट है रुपीज़ 7,74,000, ये है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आपको पता लग गया कितने अमाउंट में बिकी है कंपनी,
सिर्फ शेयर दे रहे हैं 7,74,000 रुपये के, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। 10 से सख्ती में कर दो तो 77,400 शेयर्स मिल हो जाएंगे। ₹64,500 शेयर यास्मीन लिमिटेड के शेयर होल्डरों को बदर लिमिटेड में मिल रहे हैं। जो फार्मूला बताया था 3-4 का, उसके मुताबिक 3-4 के फार्मूला हमने निकाले हैं। 64,500 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन 12 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रही है बदर लिमिटेड यास्मीन लिमिटेड से। तो 2 रुपये जो है, असल शेयर की 10 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम ले रही है, फ़ायदा इजाफी ले रही है। तो 7,74,000 में बिकी है कंपनी यास्मीन लिमिटेड। बदर लिमिटेड ने 7,74,000 रुपये देने हैं यास्मीन लिमिटेड को। तो ये हमारे पास आ गया परचेज कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके बाद जब हम परचेज कंसिडरेशन मालूम कर लेंगे तो हमारे पास अब एक ही काम है, यास्मीन लिमिटेड की कंपनी को जो है उसकी आपने एंट्री बनानी है, तमाम की तमाम सब क्लोजिंग एंट्री बनानी है, उनको क्लोज कर देना, ज़ीरो बैलेंस कर देना है। फिर बी के अंदर हमने बदर लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 एंट्री बनानी है, एक असेट्स को परचेज करने की, और दूसरी जो है पेमेंट करने की, शेयर होल्डर को 7,74,000 रुपये की पेमेंट करने की। बस ये एंट्री बनेगी, सवाल हल हो जाएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता बताया एक चीज़ को। अगर आप इसको समझ लें मेरी बात को, तो आप खुद से इस इम्तिहान का सवाल हल कर सकते हैं। चलें आप जरा बनाते हैं यास्मीन लिमिटेड का, दोनों का, ए और बी दोनों का हल करते हैं। कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। अब ए और बी, अब हम आंसर दे रहे हैं ए का जो रिक्वायरमेंट में, ए आंसर। पहले कंपनी का नाम क्या है? मैसर्स। हमेशा पहले बताया पहले कंपनी का नाम लिखें, मैसर्स यास्मीन लिमिटेड, मैसर्स यास्मीन लिमिटेड, यास्मीन लिमिटेड। हम क्या एंट्री पास कर रहे हैं? क्लोजिंग एंट्रीज, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, लेकिन कौन सी है? क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं। किस तारीख को? एज ऑन, कब बिकी है? तारीख सवाल में बता दी गई है। ये बिकी है, इसकी तारीख है 31 दिसंबर 2018। एज ऑन दिसंबर 31 2018। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, बिल्कुल इस तरह नाम लिखेंगे तो पे ये आप ड्रॉ करेंगे। जनरल ये क्रेडिट का कॉलम है, ये डेबिट का कॉलम है, ये पोस्ट रेफरेंस, ये पर्टिकुलर्स, ये डेट। आपको जनरल बनाना आता जब भी आप बीकॉम पार्ट 2 तक पहुँचे हैं, इसलिए ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, तफसीलात का, ये पोस्ट रेफरेंस। का काम कुछ भी नहीं होता, खाली रहता है। थियोरेटिकल अकाउंटिंग है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डेबिट का कॉलम हो गया, ये क्रेडिट का कॉलम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको बना दिया। इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म ऑफ जर्नल की ये प्रॉपर फॉर्म होती है। बिल्कुल इस तरीके से आप जर्नल बनाइएगा। इस तारीख, इस खाने में डेट लिखते हैं, इसमें महीना और साल आता है। यहाँ पे हम लिख देंगे, हल करना, डेट दिसंबर का महीना है, दिसंबर 31, और ईयर कौन सा? 2018। अभी हम तारीख चलेंगे 1 2 4 3 5 6, जो भी तारीखें चलेंगी वो चलेंगे, नंबर या सीरियल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं पहली एंट्री। याद रख लें, पहली एंट्री जब भी करेंगे एब्जॉर्प्शन, जो मैंने काम करने के बाद पहली एंट्री ये पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हमेशा। आप भी करें, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट में लिखें, अकाउंट। अभी टोटल मत लिखिएगा इसका। अब हम क्रिएट करेंगे जितने भी असेट यास्मीन लिमिटेड के जो डेबिट हुए हैं उनकी बैलेंस शीट में, उन सबको क्लोज करने के लिए क्लोज का कानून है, जो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है। जितने भी असेट डेबिट हुए हैं सबको हम उनकी बुक वैल्यू जो दी हुई है बैलेंस शीट में, उसी वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे। जीरो बैलेंस करने के लिए डेबिट, जितनी वैल्यू डेबिट में उतनी वैल्यू क्रेडिट कर दो तो बैलेंस जीरो हो जाता है। तो अब यास्मीन लिमिटेड के जो असेट्स में उसमें कैश दिया है, ये डेबिट होता है हिस्सा। अगर हम यहाँ से डेबिट शुरू कर रहे हैं तो 1 इंच का फासला रखिएगा, इंटेंट करिएगा। इंटेंट माने फासला, 1 इंच का फासला क्रिएट करिएगा।
हमेशा इन दो डेबिट और क्रेडिट में 1 इंच का ये फासला होता है। तो आप करें या कितना है, इसको लिखेंगे। पहला क्या है, क्या क्या असेट्स हैं, लिस्ट बनाएंगे असेट की। कैश है, बैलेंस शीट की बुक वैल्यू कैश की कितनी लिखी हुई है उसके अंदर, 80,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है इस वक्त यास्मीन लिमिटेड, जिस वक्त एब्जॉर्ब हो रही है, बिक रही है। इस वक्त सप्लाईज इस वक्त पड़ी हुई है, सप्लाईज है। सप्लाईज का मतलब है दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, कार्बन पेपर, रबड़, पेंसिल वगैरह कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, वो सप्लाईज होती हैं। फाइल कवर हैं, इस किस्म के नोट शीटें हैं, टैग हैं, स्टेपलर मशीन्स है, स्टेपलर पिन है, बॉल पॉइंट हैं, ये सब क्या है, सप्लाईज होती हैं, हर दफ्तर के अंदर होती हैं, हर महीने यूज़ होती हैं वो। तो इस वक्त सप्लाईज जो है अगर यूज़ हुई भी होती तो सप्लाईज एक्सपेंस होती, जो यूज़ नहीं हुई भी अभी ऐसी रखी हुई है इसको, तो वो खाली सप्लाईज के नाम से या ऑफिस सप्लाईज के नाम से होगी। तो ये सप्लाईज का मतलब है ये अभी यूज़ नहीं हुई, जो यूज़ नहीं हुई थी वो आपका असेट्स कहलाती है, करंट असेट कहलाती है। अभी ये असेट्स है, इसलिए असेट्स में लिखी भी, अगर यूज़ होती तो एक्सपेंस होती, और एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। सप्लाईज कितनी है, 10,000 रुपये की है। इस वक्त अनयूज सामान पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हुआ, 10,000 रुपये का है इनके पास। इनके पास जो सामान बिका नहीं है उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि सामान इनका कारोबार है, माल बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। जो सामान इनके दुकान में पड़ा हुआ है, गोदाम में पड़ा हुआ है, जो बिकने से रह गया, उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज वो सामान जिसकी हम डीलिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री माने स्टॉक, इन्वेंट्री माने ज़ख़ीरा। इन्वेंट्री जो सामान अभी बिका नहीं है, इन्वेंट्री है, ज़ख़ीरे में है। कितना है ये डेबिट में, तो 1,10,000 क्रेडिट कर दो। 1,10,000 का माल अनसोल्ड पड़ा हुआ है इस वक्त, अभी आपकी दुकान में रखा हुआ है इतने का माल। फिर है अकाउंट रिसीवेबल, इतना माल आपने उधार में बेचा था जिसके पैसे अभी नहीं मिले, जो मिलेंगे फ्यूचर में, इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन वो पैसा जो हमने अपने कस्टमरों से वसूल करना है, क्योंकि हमने उनको पास्ट में कुछ माल उधार में बेचा था, उन्होंने कुछ टाइम के लिए उधार में ख़रीदा था, अभी उनकी डेट आई नहीं, लेकिन ये हमारे पास जब तक पैसा नहीं आया अकाउंट रिसीवेबल के नाम से डेबिट किया हुआ है, ये पैसा वसूल करना है, काबिल वसूल। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये पैसा होता है जो हम अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं, क्योंकि हमने इनको क्रेडिट में सेल की होती है। वो कितना है, 1,20,000 रुपये का पड़ा हुआ है इस वक्त। जब इसकी डेट आएगी कस्टमर से उनसे वसूल कर लेंगे। फिर आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, ये भी उनको दे दी हैंडवर्क। बिल्डिंग जो कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,00,000 एकदम चश्मे लगा के, क्या लिखी है किताब में फिगर, आप भी देख लें। 5,80,000 रुपये की है, 5,80,000 रुपये की। सवाल आपके पास होगा, मैंने ये पढ़ के सुनाया था। आपके पास ज़मीन पड़ी है, लैंड पड़ी है इस वक्त यास्मीन लिमिटेड के पास, कितनी मालियत की, लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपये की। ये सारे असेट्स उसको दे दिए, बदल लिमिटेड ने ले लिए, इसलिए हमारे पास से ये पहले डेबिट थे, तो अब ये चले गए, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, जीरो बैलेंस हुआ। डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से जीरो में आ जाता है, डेबिट में क्रेडिट माइनस करो जीरो आ जाता है, डेबिट में क्रेडिट माइनस करो जीरो आ जाता है, ठीक है, ये क्लोज हो गए। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, कितने अमाउंट के ये सारे के सारे एसेट्स हैं जो गए, नज़र आ रहा होगा आपको, मैं आपके सामने टोटल करता हूँ। 80,000 नज़र आ रहा है आपको, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,80,000 प्लस 1,20,000, ये होगा 10,20,000 रुपये के। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट नज़र आ रहा है, 10,20,000। 10,20,000 यहाँ जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट का अभी अमाउंट नहीं लिखा था, अब लिखेंगे। ये हमने इसको डेबिट में लिख दिया सबको, ये सबको लिखें आप क्रेडिट के अंदर, हमने गलती से ये लिख दिया, ये लिखा जाएगा सबको क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट तो इनकी नेचर है, क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं, ये मैंने गलती कर दी है, ये सब क्रेडिट किए जाएंगे। 1,10,000, ये 1,00,000
20,000, ये 5,80,000, ये 1,20,000, ये हटा दिया हमने। डेबिट तो वो ऑलरेडी थे ना, हम क्लोज करने के लिए इनको क्रेडिट करेंगे। अब इस टोटल से कितना टोटल आया था आपके सामने? 10,20,000। अब हम ये सबका टोटल जो करा है हमने 10,20,000 है, ये लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को 10,20,000 से डेबिट करेंगे। 10,20,000, ठीक है। अब ये आपकी असेट्स तमाम क्लोज हो गए इसके। तो नरेशन करना पड़ेगी आपको, वजाहत भी देना ज़रूरी होती है, उसको नरेशन बोलते हैं। ब्रैकेट में देते हैं, छोटी सी वजाहत देते हैं। टू क्लोज, हमने क्या क्लोज किया है? टू क्लोज ऑल असेट्स अकाउंट, तमाम असेट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर लाइन कर दोगे। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह करिएगा, अगर आपने पूरे पूरे नंबर लेने हैं तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वरना आप रफ करेंगे नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल इस तरह करेंगे जिस तरह बता रहा हूँ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये पहली एंट्री याद कर लें। पहली एंट्री इस तरह बनेगी, आपको याद करें। तमाम जो भी असेट्स में जितने भी असेट दिए गए होंगे, जो उसने ले लिए, ऑल असेट ले लिए उसने। अगर बहुत सी दफ़ा बोलते हैं कैश के अलावा तमाम असेट, तो कैश नहीं लेते, फिर तमाम असेट ले लेते हैं। लेकिन सवाल में कहा ऑल असेट्स एक्सेप्ट, कुछ नहीं बोला कि इसके अलावा, ठीक है। अगर बोलते तो फिर उस अकाउंट को हम लेते नहीं। अब दूसरी एंट्री पास करेंगे, तमाम लाइबिलिटीज़ भी इसने ले ली है, असेट्स भी ले ली, लाइबिलिटीज़ भी ले ली, तो लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज करेंगे। लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट में लिखी होती हैं जब तक रिकॉर्ड रहेंगे कंपनी में, लेकिन जब उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे दो फिक्स असेट अकाउंट दिए हैं। एक बिल्डिंग है 5,80,000 की, एक लैंड है 1,20,000 रुपये का। इन पे ऑलरेडी ये यूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। इनका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया है, क्रेडिट साइड में दिया गया है, क्योंकि इनकी नेचर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और जो अकाउंट रिसीवेबल इसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। और जो असेट्स हैं, देखें लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन होता नहीं है, लैंड कभी भी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है। ये लैंड के अलावा कोई भी फिक्स एसेट हो वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होता है। लैंड वो जो वैल्यू रखी आ रही है वो रहेगी। अब यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है, सवाल में दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 5,80,000 के ऊपर। कितना दिया हुआ है सवाल के क्रेडिट साइड में? 40,000 रुपये का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ₹40,000 रुपये का इक्विटी साइड में दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी क्लोज करेंगे। जब हमारे पास से ये बिल्डिंग ही चली गई, तो बिल्डिंग के ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड है वो भी खत्म करना पड़ेगा। बिल्डिंग ही नहीं है तो उसको रखने का फ़ायदा नहीं है, तो उसकी नेचर क्रेडिट है, तो उसको डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। क्या करेंगे? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस अकाउंट को रखने का फ़ायदा नहीं है, जब इसका मेन अकाउंट जिसका है वही ख़त्म हो गया, चला गया, बिल्डिंग ही चली गई आपके पास से, तो ज़्यादा ये वहाँ पर क्रेडिट हुआ है आपकी बैलेंस शीट में, तो डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से हुआ है? ये 40,000 तो 40,000 से उसको डेबिट कर देंगे। जितने का क्रेडिट है उतने का डेबिट होगा, जीरो बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आपका अकाउंट सिविल जो 1,20,000 रुपये, इसके ऊपर कुछ बैड डेट्स है, यानी कुछ मिलने के इम्कान नहीं है, कितने पैसे नहीं मिल सकते, वो भी जो है आपने करा हुआ है, उसका भी प्रोविजन बनाया हुआ है आपने। उसका कितने का है? आपके इक्विटी साइड की क्रेडिट साइड में, इक्विटी साइड में नज़र आ रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से 20,000 रुपये का, वो भी ख़त्म कर देंगे। जब अकाउंट सिविल ख़त्म कर दिया तो उसको भी रखने का फ़ायदा नहीं है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने का है? वो 20,000 रुपये का है, क्रेडिट हुआ है वहाँ पे, तो उसको डेबिट कर देंगे ताकि क्लोज हो जाए, ठीक है। बस एक ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था और एक ही अलाउंस फॉर दो ही अकाउंट यहाँ पे है। अब इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज जितनी भी हैं, अकाउंट पे बिल, नोट पे बिल, बिल पे बिल, इंटरेस्ट पे बिल, जितनी भी अगर सवाल में दी गई, उन सब की नेचर क्रेडिट होती है, सवाल में क्रेडिट साइड पर है। क्लोज करने के लिए उनको डेबिट कर देंगे। सवाल में अकाउंट पे बिल दिया 60,000 का, नोट्स पे बिल दिया 40,000 का, दो लाइबिलिटीज दी हैं करंट। अकाउंट पे बिल जो क्रेडिट में दिया हुआ है कितने का? 60,000 का, तो डेबिट कर दो उसको 60,000 रुपये से, क्रेडिट डेबिट बराबर हो गए। फिर दिया है नोट्स पे बिल, वो भी क्रेडिट दिया हुआ है
तो डेबिट कर देंगे। नोट्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज है। कितने का नोट्स पेबल? 40,000 रुपये का है। ये भी आपके क्लोज हो गए। और अब इसको क्रेडिट क्या करेंगे? तो डेबिट कर दिया हमने, क्रेडिट में करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, इन सब का टोटल कर लेंगे। देखें आपके सामने टोटल करते हैं कितना टोटल आता है। 40,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 1,60,000 रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। 1,60,000 से क्रेडिट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ नरेशन कहते हैं क्लोज टू क्लोज ऑल, या आप रट लेवल को इसी तरह करनी है। ऑल, ये जो हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट दिया, यह कॉन्ट्रा असेट अकाउंट होते हैं। ऑल कॉन्ट्रा असेट्स एंड, और अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल ये करंट लाइबिलिटी है। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटीज अकाउंट्स, ये नरेशन कर थी वजात, नरेशन में वजात कर दी हमने छोटी थी शॉर्ट में। ये करना ज़रूरी है, इम्तिहान में एक्सेप्ट नहीं होती आपकी एंट्री। थर्ड एंट्री याद कर लें। थर्ड एंट्री जब बनाएंगे तो वो परचेज कंसिडर है, जो अभी हमने अमाउंट निकाला था 7,74,000 रुपये का, जो अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी, तो उस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। अब कितना रिसीव करना है यास्मीन लिमिटेड ने, बदल लिमिटेड से कितने पैसे लेने हैं, तो हम करेंगे रिसीवेबल फ्रॉम, किससे करने? बदर लिमिटेड से, बदर लिमिटेड LTD। 7,74,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन है, ये अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन का जो हमने कैलकुलेट करा है। 64,500 शेयरों को हमने ज़रब दिया था 12 रुपये से, तो ये आया था 7,74,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ जो क्रेडिट करेंगे इसी अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट, इतने पैसों का क्लेम है ये वसूल करने हमने, इसको डाल दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट में। 7,74,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कर देंगे। ये हमने रिकॉर्ड करी है, टू रिकॉर्ड रिसीवेबल फ्रॉम, या इसको परचेज कंसिडरेशन बोल सकते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन भी कह सकते हैं आप, या टू लिख दें टू रिकॉर्ड रिसीवेबल फ्रॉम बदर लिमिटेड, ये भी लिख सकते हैं, या टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन, जो शॉर्ट पड़े चलेगा वो लिख सकते हैं आप। ये आपने बंद कर दी एंट्री को। अब इसके बाद आपके पास क्या चीज़ है, कोई फिक्स लाइबिलिटीज है। अब जैसे ही हो गया ना, इसके बाद इसको आप शेयर वसूल मिल जाएंगे आपको, चौथे में शेयर मिल गए। इस आप कहेंगे शेयर्स इन बदर लिमिटेड। अभी जो रिसीवेबल क्लेम है ये मिल गया शेयर के अंदर, शेयर मिल गया इसको। शेयर्स रिसीवेबल जो है आपको, शेयर्स इन बदर लिमिटेड, यही जो रिसीवेबल अमाउंट था इसी अमाउंट से 7,74,000, तो ये रिसीवेबल अमाउंट क्लोज हो जाएगा। अब नीचे आके जो रिसीव हो गया तो क्लेम खत्म हो जाएगा। रिसीवेबल फ्रॉम बदर, ये अमाउंट 7,74,000 टू रिकॉर्ड परचेज रिसीव परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो गया, ये इसकी एंट्री है।
ये क्लेम बनाया था परचेज, इतने रिसीव करने परचेज कंसिडरेशन है, यहाँ रिसीव हो गया, क्लेम खत्म हो गया। अब इसके बाद आप सवाल में देखेंगे कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी बॉन्ड पे बिल कोई है या डिबेंचर पे बिल है कि या मॉर्गेज पे बिल है या लॉन्ग टर्म लोन पे बिल सवाल में है। अगर है तो उसको आप पे करेंगे, यहाँ पे उसको सबको डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अभी सवाल में नहीं है इस वाले। बाज़ दफ़ा सवाल में आ सकती है कोई बॉन्ड पे बिल, जितने अमाउंट का बॉन्ड पे बिल होगा डेबिट कर देंगे, जितने अमाउंट का डिबेंचर पे बिल होगा डेबिट कर देंगे, जितने अमाउंट का मॉर्गेज पे बिल होगा डेबिट कर देंगे, जितने अमाउंट का लॉन्ग टर्म नोट्स पे बिल होगा उसको डेबिट कर देंगे और सबका टोटल करके कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर एक है तो एक ही लिखेंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। अभी फ़िलहाल इस सवाल में है नहीं, ज़्यादा स्किप करते हैं वो वाले स्टेप को। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गई, क्लोज सब कर दिया, असेट्स भी क्लोज हो गए हमारे, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट भी क्लोज हो गया, लाइब्रेरी क्लोज हो गई, रिसीवेबल का क्लेम था वो रिसीवेबल का क्लेम भी खत्म हो गया क्योंकि हमें रिसीव हो गए शेयर्स। अब इस शेयर्स को भी हमने क्लोज करना है, शेयर होल्डर के साथ क्लोज करेंगे। अब बाकी रह गए हमारे पास कौन, शेयर होल्डर इक्विटी रह गई है। तो अब सवाल में शेयर होल्डर इक्विटी में क्या रह गया, शेयर कैपिटल रह गया बस। सवाल में देखें इक्विटी साइड में सारे अकाउंट को हमने ले लिया है, बाकी रह गया कौन था, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का, 8,60,000 रुपये का, इसको क्लोज करेंगे। ऑर्डिनरी ये 5 एंट्री होगी, शेयर कैपिटल 5 लाख कितने का है, 8,60,000 रुपये का, इक्विटीज़ में 8,60,000 का आखिरी एंट्री है बस, एक यही और तो कुछ नहीं है। अब डेबिट में और कुछ अगर होता तो जनरल रिजर्व होता तो क्लोज करते, रिटेन अर्निंग होता तो वो भी डेबिट कर देते, कोई आपका जो है वो होता आपका जो कोई प्रॉफिट पड़ा होता, प्रॉफिट एंड लॉस होता तो वो भी डेबिट कर देते, ठीक है। कोई रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन होता डेबिट कर देते, कोई रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड होता डेबिट कर देते। बहुत से सवाल में ये चीज़ आ सकती है, नहीं है तो लिहाजा यहाँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल उसी को ही हमने एक लाइन छोड़ दिया करें जब भी वो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस के अंदर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, अगर फ़र्क आता है तो दोनों में फ़र्क ज़रूर आता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है जो कि लॉस या गेन होता है। अगर लॉस होगा तो उसको हम जो है, अगर लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर गेन होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी अगर ये फिगर बड़ी है इधर छोटी है तो गेन होगा, ये फिगर छोटी है यहाँ ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो हम, ये फिगर बड़ी है यहाँ ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, ये फिगर बड़ी है और यहाँ जो शेयर होल्डर को देने वाली फिगर है वो छोटी है तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा। अगर शेयर होल्डर को देने वाली फिगर जो है बड़ी है और ये फिगर जो है छोटी है तो अमाउंट इधर आएगा शेयर उसका रियलाइजेशन अकाउंट का। तो एक लाइन छोड़ देंगे, अब करेंगे क्या है, शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे सबको, शेयर होल्डर्स, यास्मीन लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स, ये किससे करेंगे, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से, वो कितना 7,74,000 इतने पैसे इनको मिलेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है देख लेते हैं। 8,60,000 कितना, 8,60,000 के मालिक थे ये, अब इनको मिलना है सिर्फ कितना, 7,86,000 रुपये का जो है डिफरेंस आ रहा है, 86,000 रुपये का लॉस हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, 86,000 का लॉस हो रहा है। तो लिहाजा इसको डालेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड करेंगे, रियलाइजेशन 86,000 दोनों जमा करो तो 8,60,000 के बराबर हो जाएगा। इतने का हमें जो है लॉस हुआ है, कम पैसे मिले हैं। अगर गेन होता तो ये अमाउंट आपका जो है परचेज कंसिडरेशन का ज़्यादा होता, ये कम होता, तो फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट में लिखते हैं और इस फिगर को यहाँ से लिखते नीचे से। सही है, समझे। अब ये हमारा पूरी जो है एक एंट्री रह गई है बस, इसके बाद लास्ट एंट्री बनाएंगे, पूरी क्लोज हो जाएगी। टू क्लोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल काउंट, ठीक है, ये क्लोज हो गई। अब क्या क्लोज करेंगे, अब रह गया हमारे पास ये वाला शेयर्स, जो चौथी एंट्री में ऊपर डेबिट में शेयर्स इन बदल लिमिटेड 7,74,000, इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। चलो जी,
ये और इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये 2 रिकॉर्ड हुए हैं हमारे पास, इसको डेबिट कर देंगे। शेयर्स होल्डर अकाउंट को क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे 7,74,000 से, और शेयर्स इन बदर लिमिटेड भी 7,74,000 की, इसको क्रेडिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। अब पूरी कंपनी पूरी तरीके से क्लोज हो गई। शेयर इन बदर लिमिटेड 7,74,000 टू ट्रांसफ़र टू क्लोज कर दें, टू क्लोज शेयर होल्डर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी यास्मीन लिमिटेड को हमें आपके सामने पूरा क्लोज करके दिखाया है। अब कोई अकाउंट बाकी नहीं है, सब जीरो बैलेंस हो चुके हैं, कंपनी पूरी क्लोज हो गई। अब हम खोलेंगे बी जो मांगी है रिक्वायरमेंट के अंदर, यानी बदर लिमिटेड कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे। 2 एंट्रियाँ पास होंगी, एक जाले तमाम असेट वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और दूसरी ये बदर लिमिटेड को पेमेंट की वो शो करेगा एंट्री कि हमने इनको पेमेंट कर दी है 7,74,000 रुपये की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस जगह पे मैं जो है जनरल बना रहा हूँ, दूसरा जो है बी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। यहाँ बनाएं, स्केल रखें आप, इस तरह स्केल रखें। बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें 2 एंट्री बनेगी, ज़्यादा बड़ा जनरल बनाने की जरूरत नहीं, आधे सफ़े बना लें। ये क्रेडिट अकाउंट हो रहा है, मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ क्रेडिट से, आधे सफ़े का अकाउंट बना रहा हूँ मैं। 2 एंट्री पास होंगी, एक ये क्रेडिट कॉलम हो गया, दूसरा डेबिट कॉलम हो गया, ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो गया, और अब बस यहाँ पे डेट का आएगा, और बड़ा वाला जो होगा पर्टिकुलर्स का आ जाएगा। ये डेट का आ गया, डेट के अंदर 2 कॉलम हो जाता है, सब डिवाइड हो जाता है, छोटा तारीख लिखने का। ये आपके सामने मैंने कॉलम बना दी है। अब कॉलम के अंदर मैं लिख देता हूँ, ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो गया, ये डेबिट का कॉलम हो गया, ये क्रेडिट का। अब यहाँ कंपनी का नाम, सबसे पहले जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाए जाए कंपनी का नाम जरूर लिखेंगे। मैसर्स बदर लिमिटेड, ये कंपनी खरीद रही है, बदर लिमिटेड। इसके पास जर्नल बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज, किस तारीख को, जिस तारीख को क्लोज हुई है एज ऑन, उसी तारीख को, एज ऑन December 31, 2018। ये आपके आंसर है बी आंसर, रिक्वायरमेंट का बी आंसर दे रहे हैं। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जितने भी असेट्स हमने यहाँ क्रिएट किए थे, ये जो क्लोज करते वक्त कैश 80,000 का था, सप्लाईज 10,000 की थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000 की थी, अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000 का था, बिल्डिंग 5,80,000 रुपये की थी, लैंड 1,20,000 रुपये का था। इसको हम डेबिट कर देंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग 5,80,000 की है, और इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 का, ये निकाल के नेट वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, 5,80,000 में से 20 निकाल देंगे तो 5,60,000 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, पाँच लाख साठ नहीं, कितना बनता है, बिल्डिंग है 5,80,000 की, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000 रुपये का है, तो निकाल दे 5,40,000 का बनेगा, 5,40 का। चलें, यहाँ पे आपको पता है हम लिखते हैं दिसंबर, महीना लिखते हैं 31 तारीख का था, ईयर था 2018। अब यहाँ की पहली एंट्री बन रही है, यहाँ की पहली एंट्री बन रही है। पहली एंट्री में वो तमाम असेट्स यहाँ डेबिट कर दो, इनके पास आ गए, बदल लिमिटेड के पास क्या क्या आ गया, कैश आ गया, उठा के 80,000 रुपये का डेबिट हो गया, यहाँ पे इनके पास आ गया।
फिर आ गया सप्लाईज इनके पास आ गई, यास्मीन लिमिटेड वाली जो बिकी है इनके पास सामान आया ना, ये 10,000 रुपये का सप्लाईज आ गई हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज आ गई, इन्वेंट्री आ गई 1,10,000 रुपये की। फिर अकाउंट रिसीवेबल आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया 1,20,000 रुपये का। इसके बाद बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग की जो वैल्यू थी कितनी है, 1,20,000 और 5,00,000 कितनी है, 80,000 रुपये। बिल्डिंग 5,80,000 की वैल्यू है, लेकिन इसमें से निकाल देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 40,000 रुपये का। ये निकाल के इसकी नेट वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगी 5,40,000। क्लोज हमने 5,80,000 से की थी, लेकिन उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू 5,40,000 की इस वक्त इसकी कंडीशन है, वैल्यू है। लैंड अपनी वही वैल्यू आ जाएगी जो वहाँ पे क्लोज करी है, जो असल वैल्यू थी लैंड 1,20,000 रुपये से। ये तमाम से डेबिट कर देंगे। और अब ये क्रेडिट में क्या करें, लाइबिलिटीज़ भी लिए इसने, उसकी तमाम जो लाइबिलिटीज़ थी, अकाउंट पेबल 60,000 का था, ये ले ली, यहाँ लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। जो यास्मीन की ली है इसने लाइबिलिटीज़, अकाउंट पेबल 60,000 रुपये का है, इसके पास आ गया यास्मीन का। नोट्स पेबल भी इसने ले लिए, नोट्स पेबल भी इसने ले लिए, कितने के, 40,000 रुपये के। चूँकि अकाउंट रिसीवेबल हमने यहाँ पूरी वैल्यू पे लिया है, तो इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी इसने ले लिया है। हो सकता मिल जाए इन फ्यूचर के अंदर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपये का, वो भी ले लिया। और कितने पैसे देने, पेबिल टू यास्मीन लिमिटेड को देने, लिमिटेड को कितने देने, 7,00,000 जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है 74,000। देखें स्टूडेंट, अगर ये अमाउंट ज़्यादा होता है और ये कम है, तो यहाँ पे जो जितने अमाउंट से कम होगा डिफरेंस निकाल लेंगे, उसको कहेंगे जनरल रिजर्व। अगर ये अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, ये कम है, तो यहाँ पर फिर हमें एक कॉलम छोड़ देना चाहिए हमें, तो वो फिर गुडविल लिखा जाएगा, ये उसकी गुडविल होगी। ठीक है, ये होता है बस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी जा रही है और डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा, उसका नाम होगा गुडविल, जितने का डिफरेंस है वो लिख देंगे डेबिट में। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो जो डिफरेंस आ रहा होगा उस अमाउंट को लिख देंगे जनरल रिजर्व के नाम से यहाँ पे, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। बस ये आपने याद रखना है। अब टोटल कर लेते हैं, पहले इसका देखते हैं टोटल क्या आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,40,000। अब 5,40,000 प्लस 1,20,000, डेबिट का टोटल आ रहा है 9,80,000 रुपये। डेबिट का टोटल 9,80,000 आ रहा है। तो अब ये वाला क्रेडिट माइनस करते हैं, इसमें से कितना कम पड़ रहा है, माइनस 60,000 क्रेडिट के, फिर माइनस करें 40,000, तो क्रेडिट में माइनस किए 20,000, फिर परचेज कर 7,74,000 माइनस करिए, 7,74,000। अगर बैलेंस बचेगा तो आ जाएगा, वरना 86,000 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। 86,000 रुपये का जो वहाँ पर लॉस हुआ था, जिसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट से लिखा था लास्ट से पहले एंट्री के अंदर, वो 86,000 रुपये वहाँ लॉस था। तो इसका फ़ायदा है, इसलिए जो फ़ायदे को जनरल रिजर्व में जाते हैं। अगर इसका लॉस होता तो वहाँ पर फ़ायदा होता।
इसका लॉस होता तो वहाँ पर फ़ायदा होता, उस इसके लॉस को गुडविल में डालते हो डेबिट करके। अब 86,000 का डिफरेंस आया है, इस 86,000 डिफरेंस को क्रेडिट साइड में लिख देंगे जनरल रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व टू रिकॉर्ड न्यू असेट्स, नए असेट्स के ऊपर रिकॉर्ड हो गए। अब दूसरी एंट्री इसके बाद होगी पास, वो पेमेंट की होगी, ये पेबल टू यास्मीन लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे, ये जो अकाउंट है पेबल टू, डेबिट को पेमेंट कर देगा, पेबल टू यास्मीन लिमिटेड 7,74,000 रुपये की पेमेंट थी, 7,74,000, और अलाट कर देंगे शेयर कैपिटल, जो हमने 64,500 शेयर थे, तो असल कीमत कितनी थी, 10 रुपये से अलाट कर देंगे 64,000 शेयर। अलाटमेंट हमेशा असल पार वैल्यू से होती है। शेयर कैपिटल 64,500 हमने कैलकुलेट किए थे, शेयर ऊपर याद होगा शुरू में देखिएगा, 64,000 3 शेयर देगा 4 शेयर के बदले में, तो हमारी कैलकुलेशन में कितने नंबर शेयर आए थे, 64,500 शेयर। अब यास्मीन लिमिटेड को 64,500 शेयर दिए हैं, बदल लिमिटेड ने, बदल लिमिटेड के एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये से, ज़रा देंगे 10 रुपये से, पार वैल्यू 10 रुपये की है, तो अलाटमेंट कितने 6,45,000 रुपये की है, ये क्रेडिट कर दिया, मालिक हुआ 6,45,000। अब बाकी जो पैसे बच रहे हैं वो होगा शेयर प्रीमियम, 2 रुपये चूँकि इसने ज़्यादा लिए थे वहाँ पे, शेयर प्रीमियम 2 रुपये का शेयर प्रीमियम है, 64,500 शेयरों को 64,500 शेयर दिए इसने, 2 रुपये का प्रीमियम भी हासिल किया है, 12 के सब कैलकुलेशन की थी हमने वहाँ पर, 2 रुपये का इसका फ़ायदा हुआ है, तो कितना है 1,29,000, 1,29,000 ये शेयर प्रीमियम हो गया, इसको लिहाजा ये हो गई टू रिकॉर्ड पेमेंट टू यास्मीन लिमिटेड। तो स्टूडेंट आपने देखा, ये हमने 100% बिल्कुल सही तरीके से आंसर आपके सामने करके आपको दिखाया है, आप बिल्कुल इसी तरीके करिएगा, एब्जॉर्प्शन कोई मुश्किल नहीं है आपको। मैंने ये 2019 का क्वेश्चन है, रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था कराची यूनिवर्सिटी से, और बिल्कुल जो मैंने 100% सॉल्यूशन किया, आप इसी तरीके करिए, मैंने इम्तान में इसी तरीके से करिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, जिस तरह मैंने नारेशन करी है, वजाहत करिए, आप बिल्कुल इसी तरीके करिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ जो मैंने करा दोबारा एक मरतबा, ताकि आपके पास अगर छूट गया है तो आप एक मरतबा फिर उसको लिख लें, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, और फिर क्वेश्चन को भी लिख लें, क्वेश्चन से देख देख के आप उसको समझने की कोशिश करें, मेरे लेक्चर को सुने, मैं बता रहा हूँ, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है, पेज को वापस बैक करके, ये सारी कैलकुलेशन करी थी मैंने आपके सामने। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं इख्तिताम होता है, काफ़ी तवील लेक्चर हो गया है, आपके लिए पूरा सवाल मैंने हल करा है। बहुत से स्टूडेंट का कल ही पेपर है बीकॉम एडवांस अकाउंट पार्ट 2 का, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये लाजमी सवाल ज़्यादातर आता है एब्जॉर्प्शन का, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह 20 नंबर का सवाल होता है, आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे ग्रुपों के अंदर शेयर करें, वो लोग भी फ़ायदा उठाएं इससे, और हम आहिस्ता आहिस्ता ये काम करते रहेंगे, क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आने वाले लोगों के लिए बहुत सारा एक मवाद जमा हो जाएगा सॉल्यूशन का, तरीक़ाकार बताने का, उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी, इसी चैनल से बैठ के हर चीज़ समझ सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। हम जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, आगे लोगों को इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हम उतना ही इंटरेस्ट लेते जाएंगे, और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग, और ख़ाली यही नहीं बीकॉम की आगे की क्लासों की भी आपकी इसी चैनल पे हम अकाउंटिंग करेंगे, आपकी मुख्तलिफ पे। वक्त थोड़ा थोड़ा चाहिए, एकदम सारे हल नहीं हो जाते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।